हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोपेंस के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। आज हम लोग कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक्चुअली हम लोग अभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक क्लाइमेटोलॉजी का ये चैप्टर है, क्लाइमेटोलॉजी का ये पार्ट है, और हम लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये एक्चुअली इसके बाद एक टॉपिक और, एक या दो टॉपिक और आएगा, क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ओशिनोग्राफी की तरफ मूव करेंगे। हमेशा की तरह इसको भी हम लोग मल्टीपल हेडिंग्स के अंदर में पढ़ेंगे, जिस तरह से एग्जाम में हम लोग का पर्पज सर्व हो जाए, और हम लोग जितना भी डायमेंशन पूछ सकता है कोपेंस का क्लासिफिकेशन का एग्जाम में, या तो इसका क्लासिफाई करने का क्या बेस था, क्या क्या कौन सा क्लाइमेट्स है, इसका क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, इसका प्रेजेंट एज में क्या रिलेवेंस है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो सारा फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सारा एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि क्लाइमेट को क्लासिफाई क्यों करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो पूरा यूनिवर्स में, वर्ल्ड में तरह तरह का क्लाइमेट है। कहीं कहीं पे इक्वेटर के पास में इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। उससे ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेट क्लाइमेट आता है। उससे ऊपर जाते हैं तो टाइगा आता है। उसके ऊपर जाते हैं तो टुंड्रा आता है। उसके ऊपर जाते हैं तो बहुत ही एकदम मतलब पूरा आइस जमा हुआ है, फ्रिजिड जो है वहाँ पे एकदम है, परमाफ्रॉस्ट है। तो हम लोग मतलब कि क्लाइमेट को क्लासिफाई करते हैं क्योंकि हम लोग को अलग अलग क्लाइमेट का स्टडी करना होता है। अलग अलग क्लाइमेट में वहाँ पे किस तरह का वहाँ पे प्लांट है, किस तरह का एनिमल किंगडम वहाँ पे मतलब मिलता है, कैसे वहाँ के लोगों का फूड हैबिट है, कैसा बिहेवियर है। अगर जब तक क्लाइमेट का स्टडी नहीं करेंगे तो वहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं किस तरह के होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कारण से हमको क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए ना, क्लाइमेट क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ना, अलग अलग जो ज्योग्राफर थे ना, अलग अलग तरीके से ट्राई किए हैं। उसमें से दो जो मेन नाम है ना, एक कोपेन का नाम है, एक कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और एक थॉर्नवाइट का नाम है। एक थॉर्नवाइट का जो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। यूपीएससी में एक और है, त्रिवार्था का पूछता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग देखेंगे नहीं। हम लोग कोपेन का देखेंगे और थॉर्नवाइट का देखेंगे, क्लाइमेट को कैसे क्लासिफाई किए हैं लोग। इसी में से आज हम लोग कोपेन पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे थॉर्नवाइट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है। तो उसके बाद देखेंगे कि समझ में आ रहा है ना कि क्लाइमेट को क्लासिफाई क्यों करते हैं। ये बेसिक है, क्लाइमेट को क्लासिफाई क्यों करते हैं। अभी बताओ कि क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सा फैक्टर है। जैसे कि क्लाइमेट है हमारा, जो क्लाइमेट है हमारा बहुत सा चीजों का फंक्शन है। जैसे कि वो क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहेंगे कि वहां पे इक्वेटर के पास आ रहा है, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इस तरह कुछ क्लाइमेट होगा। अगर बहुत ज्यादा अगर मतलब कि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो पोलर साइड में जा रहा है, तो समझ रहा ना, टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट क्लाइमेट आएगा। फिर उसी तरह से हमारा प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, प्रेसिपिटेशन भी हमको बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे बारिश हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना। बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रहा है, हमारा जो इवेपोरेशन है ग्रेटर देन हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया है हमारा, तो कहेंगे कि यहाँ पे डिजर्ट एरिड क्लाइमेट हो जाएगा हमारा। तो ये सब जो है ना क्लाइमेट है ना, बहुत सारी चीजों का फैक्टर होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों का फैक्टर होता है यहाँ पे। समझ रहा ना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और कौन सा फैक्टर होता है। अब हम लोग जब क्लाइमेट को क्लासिफाई करेंगे ना, तो किसी एक फैक्टर को लेके हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। किसी एक फैक्टर को हम लोग लेंगे, मजा के अगर टेम्परेचर को लेते हैं तो प्रेसिपिटेशन में हो सके गड़बड़ हो जाए, या प्रेसिपिटेशन को लेते हैं तो इवेपोरेशन गड़बड़ हो जाए, इवेपोरेशन को लेते हैं तो मतलब कि कुछ और ह्यूमिडिटी या कुछ और फैक्टर गड़बड़ हो जाए। तो फिर क्लाउड का फॉर्मेशन है, कहाँ पे किस तरह का क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ किस तरह का एयर मास है। एयर मास भी तो हमारा क्लाउड बनने में अति करता है ना, हम लोग क्लाइमेट डिपेंड करता है ना, एयर मास भी तो डिपेंड करता है ना। हम लोग देखे थे ना कि एयर जहाँ एयर मास बनता है, फ्रंट बनता है, वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट बनता है, वहाँ पे किस तरह का वेदर बनता है, किस तरह का वहाँ पे बारिश होता नहीं होता, हम लोग देखे थे ना पूरा। तो ये बहुत सारा फैक्टर पे डिसाइड करेगा कि वहाँ क्लाइमेट कैसा है, बहुत सारी चीज पर डिपेंड करता है। तो अब जब ये बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है तो हम एक को लेके क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
और बहुत सारा को ले लेंगे तो भी हमारा कंफ्यूज हो जाएगा पूरा। कितना सारा पैरामीटर्स पे अगर हम लोग मान लिया 5-6 पैरामीटर्स को इंक्लूड कर देंगे तो भी हमारा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हमारा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको मतलब कि 2 साइंटिस्ट है ना अलग अलग मतलब बहुत सारा साइंटिस्ट हैं जो अप्रोच किए हैं। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने पहला तो समझाया तुमको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, कैसे इसका क्या मेन प्रॉब्लम है क्लाइमेट क्लासिफाई करने में, क्या इशू है नहीं है, ये सब समझाएं तुमको, ठीक है ना। इसका अप्रोच क्या होता है, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का क्या अप्रोच होता है। इसमें 3 अप्रोच होता है। एक तो बोलते हैं इंपिरिकल अप्रोच, ठीक है ना, इंपिरिकल अप्रोच। दूसरा होता है जेनेटिक अप्रोच, और तीसरा होता है जो लेटेस्ट का जो है न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है ना। तीसरा होता है न्यूमेरिकल अप्रोच। अब इंपिरिकल अप्रोच में क्या होता है, इंपिरिकल अप्रोच बेसिकली है ना, इसको इंपिरिकल अप्रोच अगर क्लासिफाई को अगर हम लोग अप्रोच करेंगे किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करना है उसको बोलेंगे इंपिरिकल अप्रोच। और अगर इसको यूज करके क्लासिफाई करेंगे क्लाइमेट को तो बोलेंगे इंपिरिकल क्लासिफिकेशन, माने वही चाहिए ना, इंपिरिकल अप्रोच या इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। तो इंपिरिकल में क्या होता है ना बेसिकली, इसमें मेन जो ये फैक्टर होता है ना कि हमारा जो क्लाइमेट है ना, हमारा जो क्लाइमेट है किसी भी चीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, किसी भी चीज को। जैसे कि क्लाइमेट है तो किसी भी रीजन का जो प्लांटेशन है हमारा, किसी भी रीजन का प्लांटेशन है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, एरिड टाइप का क्लाइमेट है, सॉरी मतलब कि क्लाइमेट है जो हमारा प्लांट जो है वहां पे उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि एरिड रीजन में है तो प्लांट बहुत छोटा हो जाता है, थॉर्नी हो जाता है, कांटा निकल जाता है उसमें। फिर अगर हमारा मतलब कि कहीं कहीं प्लांट बहुत लंबा लंबा होता है, एवरग्रीन होता है ट्रॉपिकल रीजन में, कहीं कहीं पे सिर्फ मॉस लिचेंस वगैरह होता है हमारा टेम्परेट रीजन में, टुंड्रा टाइगा में। तो डिपेंड करता है ना कि प्लांट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैंने क्लाइमेट बहुत सारी चीजों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि प्लांट को ले ले तो प्लांट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एनिमल है उसको, एनिमल को कैसे, हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, समझ रहा है ना। डिजर्ट का जो है एनिमल, डिजर्ट का जो लोग डिजर्ट में जो लोग रहते होंगे उनका हेल्थ अलग रहता होगा, उनका रहन सहन अलग रहता होगा, तो एनिमल को कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद वहां का जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। वही तो है जो क्लाइमेट ही है तो उसको जो बहुत बड़ा स्टोन है उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, धीरे धीरे छोटा करेगा उसको, फिर वहां पे धीरे धीरे टूटते जाएगा, फिर सॉइल में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएगा, होता है ना, क्लाइमेट ही तो रोल प्ले करता है ना। तो बहुत सारा फैक्टर है कि प्लांट है, एनिमल है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वहां पे, एग्रीकल्चर का क्रॉप कैसा है वहां पे, बहुत सारे फैक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट कर रहा है ना। ये अगर हम लोग बेसिस लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि हम लोग इंपिरिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि कैसे अफेक्ट कर रहा है बहुत सारे सब फैक्टर को, इसको ऑब्जर्वेशन से जो डेटा निकल के आता है ना इसको यूज करके हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, समझ रहा है ना। इसको बोलेंगे इंपिरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक में क्या होता है ना, जेनेटिक क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्लाइमेट जो है ना कि कौजेज, इसमें क्या होता है कौजेज ऑफ, इसमें कौजल फैक्टर को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग कौजल फैक्टर को लेते हैं। कौजल फैक्टर मतलब कि जैसे कि अगर मान जाए कि अगर किसी रीजन में अगर यहाँ पे अगर मान जाए कि एयर मास का कहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग उस रीजन का हम लोग स्टडी करेंगे कि इस रीजन में अगर एयर मास बन रहा है तो एयर मास बन रहा है तो किस तरह का एयर मास बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का एयर मास बनने से किस तरह का क्लाइमेट वहां पे डेवलप हो सकता है। कौज मतलब कौज इफेक्ट देखेंगे। अगर इस तरह का कोई कौज है, कौज बोले तो क्या, जैसे कि एयर मास एक कौज है जो डेवलप करता है, किस तरह का इफेक्ट डेवलप करता है वहां पे, उसको स्टडी करके हम ये देखेंगे कि किस तरह का जेनेट करता है, किस तरह का उसका जेनेटिक क्या है, किस तरह का जेनेटिक्स हो रहा है क्लाइमेट का। मतलब कि कौज क्या है, जैसे कि कौज हो सकता है एक एयर मास को कौज हो सकता है, एक वहां पे हमारा मतलब कि क्या कह सकते हैं हीटिंग वगैरह वहां पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा कहीं पे अगर बहुत ज्यादा हीटिंग हो गया किसी रीजन में, बहुत ज्यादा हीटिंग हो रहा है वहां पे, या वहां पे कहेंगे कि हमारा क्या कहेंगे मतलब कि सोलर बजट कहेंगे, हमारा जो बजट होता है ना हीट बजट, हमारा सोलर का हीट बजट हमारा, कि जो हीट हमारा जो आ रहा है सोलर से
कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे कैसे फिर से मतलब कि हमारा यूनिवर्स में वापस रिटर्न हो रहा है हमारा। तो किसी एक काउज को लेकर के और उसका क्या इफेक्ट होगा, वहां पे किस तरह का क्लाइमेट अगर जनरेट हो रहा है ना, तो ये देखेंगे ना हम लोग, तो ये जेनेटिक हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ना कि क्लाइमेट किसी चीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसका डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग क्लाइमेट का हम बनाएंगे कि अच्छा माने इस तरह का क्लाइमेट है तो वहां पे प्लांट को ऐसे ऐसे अफेक्ट करता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जहां जहां वर्ल्ड में इस तरह का प्लांट रहता है, मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि हम लोग को पता है कि अगर क्लाइमेट अगर वहां पे एरिड क्लाइमेट है तो वहां पे जो प्लांट का ले लो, एरिड क्लाइमेट है तो प्लांट जो यहाँ एरिड क्लाइमेट में हमारा जो प्लांट होता है वो हमारा वहां पे थोर्नी होता है, वहां पे मतलब कि बहुत छोटा प्लांट होता है, बहुत हाइट कम होता है, उसका जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा थिकी होता है, जिसमें वाटर स्टोर रहता है। ये सब फीचर हमको मिल गया, ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डेटा कलेक्ट हो गया। इसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि जहां जहां वर्ल्ड में इस तरह का हमारा फीचर वाला प्लांट मिलेगा ना, उसको हम बोलेंगे कि एरिड क्लाइमेट है। इस तरह से वर्ल्ड को क्लासिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह को क्लासिफाई करते जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कि एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है। इसी प्रकार से हम एनिमल को ले सकते हैं कि जहां जहां ऊंट मिल रहा है, जहां जहां कैमल मिल रहा है, जहां जहां ऐसे एनिमल मिल रहे हैं जो बहुत पानी कम ऑब्जॉर्व करते हैं, उस तरह का कुछ फीचर मिल रहा है ना, इस तरह के फीचर के हिसाब से हम कहेंगे हाँ जहां जहां ऐसा मिल रहा है ना उसको हम एरिड बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्लाइमेट कैसे किसी चीजों को अफेक्ट करता है उसके बेसिस पे हम क्लाइमेट को क्लासिफाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है। ये काउज इफेक्ट के बेसिस पे है कि जैसे कि अगर हम किसी काउज को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल काउज हमारा है एयर मास, तो एयर मास हमारा कहां कहां पे आता है, और एयर मास इस तरह का एयर मास है तो एयर मास किस तरह का वहां पे वेदर किस तरह क्लाइमेट लाता है, ये स्टडी करेंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि हाँ जहां जहां इस तरह का एयर मास रहेगा वहां पे इस तरह का क्लाइमेट होगा, तो वर्ल्ड में जहां जहां एयर मास आता है वो वहां का क्लाइमेट एक जगह फिक्स हो जाएगा। फिर कोई दूसरा फैक्टर पकड़ेंगे, फिर दूसरा फैक्टर हीट बजट पकड़ेंगे, तो कहां कहां पे हीट बजट हो सके, ट्रॉपिक पर ज्यादा हीट मतलब ऑब्जॉर्व होता है, पोल हो सके पोलर पे कम हीट ऑब्जॉर्व होता हो, तो किसी रीजन का स्पेसिफिक हम हीट बजट को देखेंगे और उसके हिसाब से कहेंगे अच्छा इस तरह का हीट बजट का पैटर्न है तो वहां पे क्लाइमेट इस तरह का होगा। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ ये किताब में बहुत पढ़ोगे ना तो क्लियर नहीं है, ये सब चीज किताब में समझ ही में नहीं आएगा, इतना बहुत ही रॉ तरीका से लिखा हुआ है ना, एग्जांपल नहीं देकर के समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ हमको, आ रहा है। चलो अब फिर देखते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल अप्रोच जो है ना उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। इसके लिए चैप्टर में ना, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बस ज्यादा लिखने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, समझाने पर एग्जाम्पल देने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अब न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव ले लोगे ना, तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट को करता है ना, कैसे क्लासिफाई करता है ना, जो हमारा जो न्यूमेरिकल जो मेट्रोलॉजिकल डेटा जो आता है ना, जैसे कि हमारा बहुत सारा सेटेलाइट वगैरह है, बहुत सा हमारा सेटेलाइट है, ठीक है ना, या हमारा बहुत सारा रडार है, तो ये जो डेटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके हमको जो देता है, हमको जो कलेक्ट करके जो डेटा देता है ना, क्वांटिटी आता है, जो डेटा का क्वांटिटी आता है, डेटा जो आ रहा है, जो डेटा का न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये जो इस तरह क्लाइमेट होगा। अब तो आसान हो गया ना क्लाइमेट को क्लासिफाई करना, कि हमारा सेटेलाइट है बता देगा कि यहाँ पे तूफान आ रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पे इस तरह क्लाइमेट रहता है। अब हर चीज आसान हो गया ना, डेटा के बेसिस पे हो गया है। तो इस तरह का अगर आ रहा है ना, उसके बेसिस हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना क्लाइमेट को, तो ये न्यूमेरिकल अप्रोच होता है ये, ठीक है। 3 अप्रोच है बस पढ़ने का, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कोपेन और थॉर्नवाइट, वो दोनों एम्पिरिकल अप्रोच है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ देगा कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का कौन कौन अप्रोच है, अप्रोच को डिस्कस कीजिए, आप कोपेन क्लासिफिकेशन को डिटेल में बताइए। तो कोपेन को डिटेल में बताने से पहले हमको तीनों अप्रोच को कि अप्रोच में एम्पिरिकल और जेनेटिक और ये न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है, इसको पहले हम लोग को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें आधा मार्क्स इसी का मिलेगा स्टार्टिंग। एक पार्ट ये हो गया, समझ रहे हो ना। हो गया। इसके बाद अभी देखो कोपेन देखते हैं, अभी कोपेन क्लासिफिकेशन देखते हैं।
तो अभी हम देखे हैं कि बहुत सारा जो अप्रोच है ना, बहुत सारा अलग अलग बेस का यूज करता है। कोई है जो कि इंपिरिकल बेस का यूज कर रहा है, कोई जेनेटिक अप्रोच का यूज कर रहा है, उसमें अलग अलग एयर मास वगैरह बेस को लेता है ना। तो कोपेन जो क्लासिफाई किए हैं उनका बेस क्या रहा है? तो कोपेन एक्चुअली क्या किया ना, कोपेन अपना क्लासिफाई करने से पहले क्या किया ना कि एक फ्रेंच का फिजियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था कैंडोल। ये क्या किए थे ना कि एक ना बर्ड का प्लांट का जो है ना, बर्ड का एक प्लांट का जो प्लांट होता है ना, तो बर्ड का प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप बनाए थे। ये बर्ड के प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाए थे। उसमें बताए थे कि हाँ इस रीजन में एक स्पेसिफिक प्लांट है, इस रीजन में कोई स्पेसिफिक प्लांट है, इस रीजन में कोई अलग स्पेसिफिक प्लांट है। ये एक बर्ड का क्या किए थे ना, एक बर्ड का जितना भी प्लांट होता है ना उसका ये हाँ एक मैप तैयार किए थे। बर्ड के डाटा का एक बर्ड के प्लांट का एक मैप तैयार किए थे, ठीक है ना। ये जो कोपेन है ना, इसी को जो कैंडोल का जो मैप था ना, उसी को हेल्प लेकर के ना एक क्लाइमेट क्लासिफाई कर दिए। इनका कोपेन का कहना था कि अगर किसी प्लांट को अगर हम धर लें कि वहां पे किसी रीजन में किस तरह का प्लांट है, और ये प्लांट अगर मतलब किसी रीजन में सपोज 3 तरह का प्लांट है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। किसी रीजन में मान लेते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के आसपास में इस 3 तरह का प्लांट हमको मिलता है, ठीक है। उसमें से ये देखते हैं, उसमें से जो कोपेन देखते हैं कि जो प्लांट मिलता है ना उसमें से एक्स टाइप का प्लांट है ना यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो क्या किया ना कोपेन, यहाँ से वाई और जेड तरह का प्लांट को डिलीट कर दिए और बोले कि इक्वेटर में एक्स तरह का प्लांट मिलता है, ठीक है ना, एक्स तरह का प्लांट मिलता है। और उसके बाद क्या किया ना कि एक्चुअली पहले से देखो, कंडोल जो थे ना, जो क्लासिफाई किए थे ना कि बर्ड का जो मैप तैयार किए थे ना, उसमें ये 5 तरह का ये प्लांट बताए थे। एक बताए थे मेगाथर्म, ठीक है ना, दूसरों को बोले मेगाथर्म, मीजोथर्म, जीरोफाइट्स, मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकिसोथर्म, ठीक है। इतना तरह का प्लांट बताए थे, कौन? कैंडोल बताए थे, ठीक है ना, कि 5 तरह का प्लांट होता है। और जो हमारा जो मेगाथर्म होता है उसका तो प्रॉपर्टी देखोगे ना, तो ये ज्यादा हॉट एंड वेट टाइप के क्लाइमेट में रहता है, हॉट एंड वेट टाइप के क्लाइमेट में रहता है, ठीक है ना। ये जो रहता है जीरोफाइट्स रहता है, वो एरिड रीजन में रहता है, ठीक है। मीजोथर्म जो होता है, मीजोथर्म कैसा में रहता है? वार्म एंड ह्यूमिड में रहता है। ये कैसा रहता है? माइक्रोथर्म कैसा रहता है? कोल्ड एंड ह्यूमिड में रहता है। समझाएंगे कैसे जी। और हेकिसोथर्म टुंड्रा में, ठीक है ना। इतना तरह का कंट्रोल का दौरा दिया गया है मेगाथर्म। अब बताओ, मेगाथर्म जो है हमारा है हॉट एंड वेट टाइप के क्लाइमेट में रहता है। ये तो इक्वेटर का कुछ प्रॉपर्टी है, इक्वेटर का प्रॉपर्टी है ना, हॉट एंड वेट। बहुत ज्यादा हॉट रहता है और बहुत ज्यादा वेट रहता है, यहाँ पे रहता है ना, हॉट एंड वेट। जीरोफाइट्स हटा दो, जीरोफाइट्स तो एरिड में रहेगा, मतलब डिजर्ट में हो गया। वार्म एंड ह्यूमिड। अब बताओ, हॉट क्या होता है, वार्म क्या होता है? हॉट मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया, वार्म मतलब कि गर्म है, हल्का सा है, बस गुनगुना टाइप का, वार्म हो गया। तो ये हॉट से हल्का सा टेम्परेचर डाउन रहेगा, वार्म का मतलब कहीं इसके ऊपर में रहेगा कहीं पे, वार्म वाला। और वेट मतलब होता है पूरा गीला, पूरा भीगा हुआ। और ह्यूमिड मतलब कि भीगा हुआ नहीं है, ह्यूमिडिटी है, भीगा हुआ नहीं है। तो बता रहे हैं ये हमेशा काम आएगा, इस तरह का जो कंसेप्ट होता है हमेशा काम आएगा। इक्वेटर क्लाइमेट को क्लासिफाई करना हो ना, या उसको लिखना हो ना, तो उसका हॉट एंड वेट बोलते हैं, क्योंकि हॉट माने पूरा गर्म होता है और वेट माने पूरा भीगा रहता है, दिन भर वर्षा होते रहता है इक्वेटर पे, इसलिए हॉट एंड वेट, ठीक है ना। डिजर्ट का तो एरिड हो ही जाएगा,
और बाकी जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ना तो हाउट का थोड़ा सा ढीला कर दो, माने कि वार्म हो गया। बेड का थोड़ा सा लूज कर दो, माने ह्यूमिड हो गया। तो हाउट एंड बेड नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं वार्म एंड ह्यूमिड हो जाएगा ना, वार्म एंड ह्यूमिड। अब ये बताओ वार्म से और भी नीचे आओगे तो क्या होगा? अब तो ठंडा ही हो जाएगा ना यार, ठंडा हो गया, अभी भी ह्यूमिडिटी रहेगा। तो कोल्ड एंड ह्यूमिड, कहीं यहाँ पे कोल्ड एंड ह्यूमिड आ गया। और टुंड्रा तो ऊपर हो गया ना, पूरा टुंड्रा ऊपर हो गया ना। तो इनके हिसाब से क्या किया ना कि ये जो हमको जो इस तरह का जो हमारा जो मैप दिया हुआ था, कंट्रोल के द्वारा जो मैप किया हुआ था ना, तो उसका स्टडी करते हुए कोपेन जो थे बोले ना कि ये हमारा, इसी को बोले कि ए टाइप का क्लाइमेट है, इसी को बोले कि बी टाइप का क्लाइमेट है, इसी को बोल दिए कि सी टाइप का क्लाइमेट है, इसी को बोल दिए डी टाइप का क्लाइमेट है, और इसको बोल दिए कि ई टाइप का क्लाइमेट है। समझ रहे हो? बेसिकली क्या किए, बेसिकली उनका जो मैप दिया हुआ था ना, कंट्रोल का जो मैप दिया हुआ था, उसी को स्टडी करते हुए उसको स्टडी किए। तो कैसे किए हैं उसको, मतलब कि उसको इस तरह किए हैं ना कि इक्वेटर पे अगर वो बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं कि इस रीजन में अगर 3 तरह का प्लांट है एक्स वाई जेड, तो वो पहले स्टडी किए, कोपेन स्टडी किए। अब बोले कि हाँ यहाँ पे एक्स वाई जेड तो है, लेकिन देखा गया है ना, ये देखा गया इसमें कि एक्स वाई जेड तो है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम एक्स है, वाई जेड हल्का है, एक का प्लांट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे मतलब और भी तरह का प्लांट भी दिख रहा है, बट एक का दिख रहा है, तो उसको हटा देते हैं। क्यों नहीं, हम जनरलाइज बना रहे हैं ना, तो उसको हटा देते हैं। अब बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक तरह का क्लाइमेट का यहाँ पे डोमिनेशन रहता है, और ये क्लाइमेट किस तरह का क्लाइमेट में रहता है, मतलब किस तरह का यहाँ का क्लाइमेट एक्स है, वो रहता है हमारा हाउट एंड वेट क्लाइमेट में रहता है, हाउट एंड वेट क्लाइमेट में रहता है। तो वो बोल दिए कि इस तरह का प्लांट वर्ल्ड में जहां जहां मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि हाउट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है ना? और उसके हिसाब से देख लिए कि कि यहाँ का ये पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे देखे कि एक तरह का प्लांट है ना जो डोमिनेंट है, तो बोल दिया अच्छा ये जो रीजन है ना, इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे कि हाउट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, और इसको वो ए बोल दिए, ए टाइप का क्लाइमेट बोल दिए। ठीक है ना? यहाँ पे वो जब स्टडी किए तो देखे क्या अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बाई टाइप का हमको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना वो कि हमको यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड वाला यहाँ पे हमको प्लांट ज्यादा मिल रहा है, तो इसको बोल दिए कि बी टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, इसको फिर देखे उस तरह से, इसको बोल दिए कि कोल्ड एंड क्या, वार्म एंड ह्यूमिड है, कोल्ड एंड ह्यूमिड। इसको बोल दिया कि सी टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ पे बोल दिए सॉरी ये सी टाइप का क्लाइमेट है ना, ये डी टाइप का क्लाइमेट है ना, ऊपर में बोल दिया कि ई टाइप का क्लाइमेट है, टुंड्रा माने ई टाइप का क्लाइमेट है। एरिड बी जो है, एरिड जो है, वो उसको जो कोपेन क्लासिफाई किए थे ना, तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम इसमें एक्चुअली पूरा क्या है ना कि इसमें क्लासिफाई तो कर दिए कोपेन। अब बताए टेम्परेचर का, बताए इसको कि जो हमारा जो ये जो है ना, ये क्या इस तरह से लाइन जो खींचे हैं वो क्या है, ये आइसोथर्म है। आइसोथर्म है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे लाइन ही नहीं है, एक आइसोथर्म है ये। जो बताए कि ये जो हमारा इक्वेटर यहां से कहीं से जाता है, इक्वेटर के दोनों साइड में हमारा ए टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है ना? तो बताए कि ये जो है ना हमारा, वो हमारा बताएं कि इसको विंटर आइसोथर्म है। ये बोले कि विंटर आइसोथर्म है हमारा, कितना का, 18 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि देखो ये रीजन तो गर्म होता है ना, ये रीजन गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब गर्म हो जाएगा तो बोले कि यहाँ पे ठंडा कम होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ठंडा के दिन में भी 18 डिग्री से नीचे नहीं टेम्परेचर जाना चाहिए, क्योंकि इक्वेटर का रीजन है ना। गर्म तो कितना भी होगा, क्योंकि गर्म रीजन ही है ना, ये हॉट वाला रीजन है ये, तो गर्म तो कितना भी होगा, लेकिन ठंडा के दिन में बहुत ठंडा भी नहीं होता है। इसलिए इसको बोले कि विंटर आइसोथर्म है ये, विंटर आइसोथर्म है ये। विंटर आइसोथर्म में 18 डिग्री सेल्सियस, माने कि विंटर में आइसोथर्म जो है ना 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए, माने 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे डाउन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से इसको बोले, ये जो था इसको बोले कि ये भी विंटर आइसोथर्म है, और ये ना -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो ठंडा होगा ना, घटते घटते जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, लेकिन -3 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना?
उसी प्रकार से इसको बोले कि समर आइसोथर्म, इसको बोले समर आइसोथर्म, इसको बोले कि 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये रीजन तो बहुत ठंडा ना हो गया, ऊपर चलेगा बहुत ठंडा ना हो गया, टुंड्रा के नीचे का है, टाइगर वगैरह वाला रीजन है, तो यहाँ पे तो बहुत ठंडा होगा। तो बोले कि यहाँ ठंडा तो रहेगा लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बोल रहे हैं क्या कि समर में ना इसका टेम्परेचर ना, समर में भी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से पार नहीं करना चाहिए। ठंडा में तो कितना भी रहेगा लेकिन गर्मी में 10 से पार नहीं करना चाहिए। अब बाद में क्या किए थे ना, शुरू का जो एक्चुअली जो कोपेन जो क्लासिफाई किया है ना पूरा, वो क्या कब किए हैं, एक सेकंड ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कोपेन जो क्लासिफाई किया है ना पूरा अपना क्लाइमेट को, तो वो 1900 में किए हैं। 1900 ईस्वी में पहली बार ट्राई किए हैं क्लासिफाई करने का। और लेकिन इसके बाद किए ना, इसके बाद क्या किए ना 1918 में, ठीक है, और 1931 में और 1936 में, ये 3 बार ना वो उसको फिर से मॉडिफाई किए हैं, ठीक है ना, बार बार उसको मॉडिफाई किए हैं। ये क्या, इसमें क्या किए कि टुंड्रा वाला रीजन है ना, और जो ये सी और डी टाइप का क्लाइमेट है ना, तो बोले ना कि सी वाला जो क्लाइमेट है ना बहुत चौड़ा दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि बार मन ह्यूमिड है, लेकिन यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे जैसे से भारी करता जाएगा ना, तो बोले क्या कि जैसे इक्वेटर पे वो प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों नहीं आया इक्वेटर पे वो प्रॉब्लम नहीं आया? क्योंकि इक्वेटर से हल्का सा ऊपर भी है, हल्का सा नीचे भी है, लेकिन यहाँ तो पूरा ये ऊपर ही जा रहा है ना। जैसे इक्वेटर से जो क्लाइमेट इधर होगा, जो क्लाइमेट इधर होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा थोड़ा ना है कि आधा से ऊपर अलग होगा, आधा से नीचे अलग होगा। ये तो टेम्परेचर घटते जा रहा है, हमेशा पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको क्या किए ना, इसको क्लासिफाई कर दिए, इसको फर्दर वो तोड़ दिए। कैसे? बोले कि नीचे इसको तोड़ देते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, स्मॉल ए बी सी। ये कैपिटल ए बी सी था, इसको बोल दिया स्मॉल ए बी सी, माने सी का भी ए, सी में भी ए, सी में भी बी, सी में भी सी। समझ रहे हो ना? इस तरह से ये तोड़ दिए। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ दिए, डी को भी तोड़ दिए, ए बी सी। और टुंड्रा को जो है ना, ई वाला है ना, उसको तोड़ दिया ऐसे करके ना कि ई जो है ना उसको तोड़ दिया ऐसे कि ई जो है ना ऊपर में ई एफ कर दिया, इसको कैपिटल एफ दोनों है, और ई टी कर दिया इसको, ठीक है। एक ई टी कर दिए, एक ई एफ कर दिए। तो ई जो ई टी हो गया ना, वो टुंड्रा रह गया नीचे वाला, ऊपर वाला रह गया ना, ऊपर वाला परमाफ्रॉस्ट रह गया। ठीक है, मैंने हमेशा जमा रहेगा एकदम आइस वगैरह से जमा रहेगा। समझ में आ रहा ना कि कैसे वो क्लासिफाई किए हैं? तो ये उनका मतलब कि क्या चीज पे के बेसिस पे क्लासिफाई किए, एग्जाम में अगर आता है तो क्या चीज के बेसिस पे वो क्लासिफाई किए हैं? बेसिकली वो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है वर्ल्ड में, उसको लेते हुए और टेम्परेचर को साथ में एसिमुलेट किए हैं, साथ में टेम्परेचर का हेल्प लिए हैं। मैंने कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा, उसका बेस क्या है? माने कि टेम्परेचर है और साथ में प्लांट का हेल्प लिया, प्लांटेशन, प्लांट का जो मैप जो है क्लिंटन डोल का, उसको दोनों को लेके हेल्प लेके किए हैं, ठीक है। इसके हिसाब से वो क्लाइमेट क्लासिफाई कर दिए कि ये ए टाइप का क्लाइमेट हो गया, उसी प्रकार से बी टाइप का, सी टाइप का क्लाइमेट, डी टाइप का, ई टाइप का क्लाइमेट, ठीक है ना। लेकिन वो जो बी टाइप का क्लाइमेट है ना, वो इसमें टेम्परेचर का उसमें नहीं लिए हैं, टेम्परेचर का हेल्प नहीं लिए हैं बी टाइप का क्लाइमेट में। बी टाइप का क्लाइमेट में वो कहते हैं ना कि जिस रीजन में इवोपरेशन ज्यादा होगा ना प्रेसिपिटेशन से, या अगर जहां डेटा ऐसा आएगा ना तो उसको बी टाइप का क्लाइमेट बोल दिए हैं वो। अब बी टाइप का क्लाइमेट देखो टेम्परेचर का हेल्प नहीं लिया है इसमें, ठीक है ना, वो अलग से है। उसके बाद क्या किए, ना वो प्रेसिपिटेशन को उनको लगा ना कि जो हम क्लासिफाई किए हैं ना उसमें कुछ मिसिंग है, तो क्या किया ना कि क्योंकि ये तो बहुत ही जनरल क्लासिफिकेशन हो गया ना। सोचो इक्वेटर पे एक तरह का क्लासिफाई कर दिए हैं, पूरा इक्वेटर के जैसे ऊपर जा रहे हैं तो बारमान ह्यूमिड अलग क्लासिफाई कर दिए। इस रीजन में भी तो छोटा छोटा अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। कहीं हो सके कोस्टल एरिया में, कहीं हो सके वर्षा हो रहा होगा, यहाँ पे कोस्टल एरिया मान जाए कि जहां मान जाए यहाँ पे मान जाए कि हमारा मान जाए कि कहीं पे मान जाए कि इस तरह से अफ्रीका जा रहा है, अफ्रीका इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा यूके है, तो यूके का हो सके कोस्टल एरिया में यहाँ पे ज्यादा बारिश होता हो, ठीक है, तो ज्यादा बारिश होगा उसका अलग क्लाइमेट होगा। यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बीच बीच में अलग क्लाइमेट होगा, यहाँ पे कुछ अलग क्लाइमेट होगा। तो एक ही जोन में 3 रीजन में अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है। कॉन्टिनेंट के बीच में अलग हो सकता है, कोस्टल रीजन में अलग हो सकता है, कहीं और अलग हो सकता है।
तो ये जो देख रहा है ना सी वाला, सी में भी अलग अलग रीजन में वर्षा के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है ना। ये तो हम बेसिकली क्या किए हैं, हम टेम्परेचर के बेसिस पे हम डिवाइड कर दिए कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ कैसे क्लासिफाई क्लाइमेट को क्लासिफाई कर दिए, जिसमें कि हम बोल दिए कि हाँ नीचे नीचे से ऊपर जाएंगे तो हॉट एंड वेट, वार्म एंड ह्यूमिड, और कोल्ड एंड ह्यूमिड, और टुंड्रा। और उसमें बता दिया जैसे कर दिए कि ये ए टाइप का हो गया, ये बी टाइप का हो गया, सी टाइप का हो गया। लेकिन ए बी सी हम टेम्परेचर के हिसाब से कर दिए है ना, लैटिट्यूड के हिसाब से कर दिए हैं। इस ए में भी तो कैसा हो सकता है ना कि इस इधर अलग क्लाइमेट रहा, इधर अलग क्लाइमेट रहा, इधर अलग क्लाइमेट रहे, हो सकता है ना। तो फिर ये सेकंड बेस लिए, अब वो बोलते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है उसको बेस मानते हुए क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को लेते हुए ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सेकंड बेस क्लासिफिकेशन है, ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। और उसमें बोलते हैं कि एफ, एस, डब्ल्यू, डी एंड एम, ये 4 तरह का यहाँ पे लेते हैं। क्या चीज को लेते हैं, प्रेसिपिटेशन को लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो एफ बोलते हैं ना, एफ बोलते हैं जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, हमेशा थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि इसमें कोई नो एरिड, कोई भी कभी भी एरिड कभी भी होता है ना कि कोई नो ड्राई डे, मतलब होता है ना कि नो, मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, नो मतलब कि नो ड्राई डे इसमें कह सकते हो। कोई ड्राई डे नहीं इसमें रहता, मतलब ड्राई होता है ना वो ड्राई डे नहीं। जो दारू बिकता है बोलते हैं ड्राई डे हो गया है दारू नहीं मिलेगा, वो ड्राई डे नहीं, ड्राई स्टेट, इसको कह सकते हो नो ड्राई डे नहीं करो, ज्यादा कुछ लग रहा है। नो ड्राई, इसमें कोई ड्राई नहीं होता है कभी भी। इसमें है समर ड्राई, देखो लिए हैं तो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किए थे कि नीचे गर्म ज्यादा होता है तो विंटर एसोथर्म लिए थे, ऊपर ठंडा होता है तो समर एसोथर्म लिए थे ना। यहाँ आ जाओ, उधर छोड़ो, यहाँ आ जाओ, नहीं तो वीडियो पॉज करके दोबारा फिर से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो। अब यहाँ देखो कि यहाँ लिए हैं प्रेसिपिटेशन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, या कह सकते हैं कि कोई ड्राई नहीं होगा, यहाँ पे ड्राई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे समर ड्राई होता है, यहाँ पे विंटर ड्राई होता है, ठीक है। यहाँ पे डी है जो मतलब कि एरिड, यहाँ पे ड्राई सीजन ही होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मानसून होता है, यहाँ पे नो ड्राई, यहाँ पे समर ड्राई, यहाँ पे विंटर ड्राई, यहाँ पे ऑल डे ड्राई, मतलब ड्राई सीजन, यहाँ पे मानसून। मानिए बेसिकली हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन, लेकिन उसका उल्टा जाके देख रहे हैं कि एस मतलब हो गया कि समर में ड्राई होगा, डब्ल्यू मतलब हो गया कि विंटर में ड्राई होगा, डी मतलब कि ऑल ड्राई होगा, ड्राई सीजन ही रहेगा, एफ मतलब कि एकदम रेनफॉल मतलब कोई ड्राई नहीं, यहाँ पे नो ड्राई, समर ड्राई, विंटर ड्राई, ड्राई सीजन। एक एम तो मानसून होता ही है, समझ रहे हो ना। अब ये दोनों को मर्ज करके इसके हिसाब से ए बी सी डी ई किए थे, यहाँ पे एफ एस डब्ल्यू डी एंड एम किए हैं। ये दोनों को मर्ज करके ना मेन क्लाइमेट टाइप्स तैयार किया गया, ये दोनों को मर्ज करके मेन क्लाइमेट टाइप्स तैयार किया गया। तो इसको देखोगे ना मेन क्लाइमेट टाइप्स में देखोगे ना तो बहुत सा क्लाइमेट आ जाएगा। मेन क्लाइमेट टाइप्स में देखोगे ना तो बहुत सा क्लाइमेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए रीजन को लेते हैं। ए रीजन मतलब क्या हो गया हमारा, हॉट एंड वेट, माने इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। उसमें अगर हम एफ लगा देते हैं, मतलब क्या हो गया, एफ मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट एंड वेट, ठीक है। जिसमें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने बोलेगा, हम बहुत सा क्लाइमेट तैयार करते जाएंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाएंगे, हम लिखेंगे नहीं। मतलब ये मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट है, पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछता है, इसलिए हम बस हिंट दे रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना एग्जाम में आएगा। तो जैसे कि ए एफ अगर पूछता है हमको, तो ए एफ पूछेगा ना तो हम लिखेंगे ना कि ए एफ हमारा जो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। थ्रू आउट द ईयर, हाँ, हॉट एंड वेट। तो यहाँ पे मतलब कि ए पूछेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख नहीं देंगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, मतलब क्या होता है, रेन थ्रू आउट द ईयर लिख दोगे क्योंकि एफ लिखा है, तो एफ लिख दोगे, रेन थ्रू आउट द ईयर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे कि क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे प्लांट जो होगा एवरग्रीन होगा ना, एवरग्रीन प्लांट होगा। और क्या होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है,
इक्वेटर के पास में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं करता है ना। तो ये सब लिख दोगे AF में। उसी प्रकार से AF के बाद क्या करोगे, AW करोगे, है ना। AW करोगे या AS करो। अच्छा AS करो पहले। AS मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, ये है मतलब कि समर, ड्राई समर। ऐसा संभव नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर है। ऐसा बहुत अगर कहीं मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत रेयर है, ना के बराबर है। ऐसा क्लाइमेट, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा क्लाइमेट बन ही जाएगा। क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल है, एक तरफ कह रहे हैं कि समर ड्राई है। समर में ड्राई होता है, समर में तो और वर्षा होता है, हीटिंग होगा, बहुत ज्यादा वर्षा होगा, फिर हीटिंग होगा, फिर वर्षा होगा। तो इस तरह का रेयर है इस तरह का, ठीक है। अब ए में अगर हम W मिला देते हैं तो क्या होगा, AW मिला देंगे तो ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा। ट्रॉपिकल विंटर ड्राई ह्यूमिड। हाँ, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई, जो विंटर ड्राई होता है। सोचो ना, विंटर में ड्राई है, मतलब कह सकते हैं कि समर में रेनफॉल होगा, क्योंकि इक्वेटर के पास कहीं आसपास का रीजन है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेटोरियल ही रहे, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, इक्वेटर से नीचे भी आ सकता है कहीं और। तो कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन का ह्यूमिड एंड ड्राई है, ठीक है ना। ड्राई इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये क्या है, विंटर में ड्राई है, तो ठीक है ना, इसलिए बोल दिया क्योंकि ह्यूमिड एंड ड्राई है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई है। या इसको ना बोल के सीधे सीधे लिख देना ना कि विंटर ड्राई है, यहाँ पे समर में रेनफॉल होगा। समझ में, विंटर ड्राई है तो समर में रेनफॉल होगा ना जी। इस तरह से लिख देना, इसको हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें। और उसके बाद फिर इस तरह से फिर AM लिख दोगे, AM लिख दोगे तो AM क्या हो जाएगा, मानसून क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ ज्यादा नहीं है, मानसून क्लाइमेट लिख देना। और साउथ, यहाँ पे साउथ डे जो है ना, साउथ जो ड्राई सीजन होता है, इस पे वन साउथ ड्राई सीजन होता है। मतलब कि इंडिया का जो क्लाइमेट देखो ना जी, इंडिया में मानसून क्लाइमेट है ना जी, तो ड्राई सीजन होता है छोटा समय के लिए, जून जुलाई इसमें होता है, जो कि ड्राई सीजन होता है। माने कि मतलब कि कोई एक सीजन होता है जिसमें ड्राई सीजन होता है, ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है, हर समय होता है। ड्राई सीजन होता है जिसमें क्या होता है, 6 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होता है ना। तो इस तरह से मतलब कि मानसून का जो क्लाइमेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा इस तरह से। उसी प्रकार से अगर तुम देखोगे, इसको मिटा देते हैं एक सेकंड। इसी को अगर देखोगे ना, मान लिया कि अगर एग्जाम में पूछा था बी टाइप का क्लाइमेट, तो बी टाइप का जो क्लाइमेट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बता देते हैं हल्का सा। बी टाइप का जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन से होगा ना। यहाँ पे 2 तरह का क्लाइमेट होता है, एक ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट होता है जिसको बोलते हैं, बी को फर्दर तोड़ देते हैं, BW में और BS में 2 तरह का क्लाइमेट है। ये जो इसको होता है, इसको बोलते हैं ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट, ड्राई डिजर्ट। इसको बोलते हैं सेमी एरिड और स्टेपी। ठीक है ना। सीधे सीधे सोचो ना कि बी के साथ, बी तो एरिड रीजन हो ही गया, ये तो एरिड में ही है ना, एरिड ही है ना, बी एरिड है ना। लेकिन एरिड में भी हम क्लासिफाई कर दिए हैं 2 तरह का, एक BW कर दिए हैं। ये इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना अलग से स्टडी किया गया है, इसका जो टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया है उसको। इसमें कहीं बी तुमको दिख रहा है, A, C, D या E है, बी नहीं है। तो बी को जो कोपेन थे ना अलग से क्लासिफाई करते हैं और उसको बोलते हैं कि BW और BS बोलते हैं। बी में W, मतलब कि BW जहां पे आ जाए ना तो सीधे समझ लो कि डिजर्ट है, डिजर्ट के लिए W आ रहा है। सेमी एरिड हो जाए, माने कि कंप्लीटली डिजर्ट नहीं है, हल्का सेमी एरिड है, हल्का सा एरिड है। या फिर स्टेपी ग्रासलैंड, डिजर्ट मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली डिजर्ट है, कोई प्लांट नहीं होगा। और सेमी एरिड मतलब ग्रासलैंड हो गया, जहाँ हल्का फुल्का घास होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, घास उस होगा हल्का सा। तो एस मतलब सेमी एरिड कहो या स्टेपी कहो, ठीक है ना। इस तरह से किए, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कोपेन। बाद बताए तो थे कि बाद में बार अपना मॉडल को क्लासिफाई किए हैं। 1900 में अपना मॉडल दिए हैं कोपेन, और 1900 में देने के बाद 1918 में, 1931 में, 1936 में क्लासिफाई की, उसको मॉडिफाई किए हैं। 18 में, 31 में, 36 में 3 बार मॉडिफाई किए हैं ना। तो उसमें फिर क्या बोलते हैं ना इसको, कि जो BW है ना, BW है उसको H और K के फैक्टर पे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। H का मतलब होता है हाउट,
सीधे सीधे के का मतलब हो गया कोल्ड। 18 डिग्री से ज़्यादा 18 से उतना ना समझो, हाँ 18 डिग्री, वही 18 डिग्री। तो इसको भी फिर से कहते हैं जैसे कि बी डब्ल्यू है मान जाए, दोनों कैपिटल है, तो बी डब्ल्यू के साथ अगर एच कर दोगे मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू के साथ एच कर दोगे और बी एस के साथ एक एच कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से बी डब्ल्यू के साथ के कर दोगे, ठीक है। एक बी डब्ल्यू के साथ क्या कर दोगे, बी एस के साथ क्या कर दोगे, के कर दोगे, समझ में आ रहा है। हाँ। अब बी डब्ल्यू के साथ अगर एच कर दोगे तो ये क्या हो गया, ये हाउट डिजर्ट हो गया। एच है जो हाउट है ना, ये डिजर्ट है तो हाउट डिजर्ट हो गया। अच्छा बी एस के साथ एच कर दोगे तो क्या है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है हमारा, है ना। ये एच हो गया मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया। बताते हैं कैसे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया। अब बी डब्ल्यू के कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, ये कोल्ड डिजर्ट हो गया। के है, के माने कोल्ड है, ये कोल्ड डिजर्ट हो गया, ठीक है। अब बी एस के साथ के हो गया मतलब क्या, ये टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। अब देखो इतना तो हमको पता है ना, जहां जहां बी डब्ल्यू आता है वहां वहां डिजर्ट आएगा, बी डब्ल्यू आएगा माने डिजर्ट आएगा, हो गया, ठीक है ना। और जहां जहां बी एस आता है वहां पे ग्रासलैंड आता है, ठीक है। और एच हो गया माने हॉट हो गया, ठीक है। एच हो गया मतलब हॉट हो गया, एच हो गया मतलब हॉट हो गया, और के हो गया मतलब कोल्ड हो गया। लेकिन जब ग्रासलैंड आएगा ना तो हाउट ग्रासलैंड थोड़ा ना कहते हैं उसको, कहते हैं कि जो ज्यादा गर्म ग्रासलैंड होता है कि जो इक्वेटर के पास में होता है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, और ऊपर वाले को टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। तो हाउट वाले में हाउट बी डब्ल्यू एच मतलब हाउट डिजर्ट, ठीक है। अब बी डब्ल्यू के माने कोल्ड डिजर्ट, माने हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट। इसका एग्जांपल दे देंगे, हॉट डिजर्ट मतलब क्या हो गया, सहारा हमारा हॉट डिजर्ट हो गया, ठीक है ना। सहारा हो गया, बहुत से एग्जांपल है ना, सहारा हो गया, गोबी हो गया, अरेबियन डिजर्ट हो गया, एक नामीब डिजर्ट हो गया, आटाकामा डिजर्ट हो गया। आटाकामा यहाँ वाला जैसे कि ये बनाते हैं ना मैप इस तरह से, क्या है, साउथ अमेरिका है ना ये। यहाँ पे आटाकामा डिजर्ट है, यहाँ पे पैटागोनियन डिजर्ट है। तो ये जो है ना हॉट डिजर्ट है, ये जो है ना कोल्ड डिजर्ट है। नीचे है ना ये, पोल के नीचे, पोल के साइड में है ये ऊपर में है इधर। यहाँ पे ठंडा पानी भी रहता है, इसका यहाँ वर्षा से नहीं होता है, ये हॉट डिजर्ट आता है। तो समझ रहे हो ना, आप एग्जाम्पल दे दोगे। अब बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के मतलब कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट मतलब क्या, गोबी डिजर्ट हमारा कोल्ड डिजर्ट है ना, गोबी डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख भी डिजर्ट है, हाँ लद्दाख भी कह सकते हो, या पैटागोनियन अभी बताए हैं, पैटागोनिया वाला, या लद्दाख कह सकते हो। तो ये सब आ जाएगा हॉट डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट। अब बी एस तो एच जोड़ देंगे तो हॉट माने नीचे वाला माने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जैसे कि सवाना आ गया अफ्रीका वाला, ठीक है। और एक लानोस बोलते हैं ना, लगता है वेनेजुएला वाला को, पीटी में पढ़े होंगे, लानोस ऑफ वेनेजुएला का लानोस होता है। उसी तरह से कटिंगा होता है ब्राजील में, कटिंगा ब्राजील में होता है। ये सब हो जाएगा। टेम्परेट में तो बहुत सारा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी है, साउथ अमेरिका का पंपास है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, ये सब है ना। या उत्तराखंड में, इंडिया का एग्जांपल दे दोगे, उत्तराखंड में बुग्याल है, उत्तराखंड का बुग्याल है। या फिर हिमाचल प्रदेश का पयाल्स है, हिमाचल का, ये हिमाचल का है, ये उत्तराखंड का है। उसी तरह से मुर्ग है, जम्मू कश्मीर का मुर्ग है, ठीक है ना। तो इंडिया का बहुत सारा एग्जांपल है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से बता दोगे ना, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से एग्जांपल बी वाला हो गया। इसी तरह से सी का भी एग्जांपल दे सकते हो, इस तरह से डी का भी, मतलब कि सी का डी का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना। सी का डी का एग्जांपल हो जाएगा। और उसी प्रकार से ई का देखोगे ना, तो ई के तो बता ही दिए कि एक ई टी है, एक ई एफ है। तो ई एफ ऊपर वाला परमाफ्रॉस्ट हो गया, ई टी टुंड्रा हो गया, ठीक है ना। इवैल्यूएशन देखते हैं, तो मेरिट्स का क्या है, इसका क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स है। हो गया, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको खत्म करते हैं। इसका मेरिट्स का क्या है, डिमेरिट्स का क्या है, 45
खत्म कर देते हैं। इसका मेरिट्स का क्या है गोदाम देखोगे ना, इसका देखो, इसका मेरिट्स में देखोगे ना, लंबा टॉपिक है ना। इसका मेरिट्स में क्या क्या आएगा, मेरिट्स में आएगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है और प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है, जिसको कि मेजर करना आसान है, मेजर करना बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको मेजर करना बहुत ही आसान है ना। दूसरा क्या है इसका मेरिट्स, दूसरा क्या मेरिट्स है बताओ। ये जो कोपेन क्लासिफिकेशन है ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है ना, तो सही है ना ये। तीसरा क्या है, ये इतना मतलब ये इतना भास्ट बनाया गया है ना, और इतना बार इसको मॉडिफिकेशन हुआ है ना, इतना बार मॉडिफाई हुआ है ना, कि वर्ल्ड का जितना तरह का क्लाइमेट है ना सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या क्या इसका मेरिट दोगे, और ये एक्चुअली वेजिटेशन पे बेस्ड है, वेजिटेशन पे बेस्ड है। इससे क्या होता है ना कि वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे वर्ल्ड ओवर में है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में है पूरा, तो पूरा वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो वर्ल्ड का वेजिटेशन बेस्ट है, इसलिए हम वर्ल्ड का वेजिटेशन को देख करके हम आसान से क्लासिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट को। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये क्वांटिटेटिव बेस्ड है, ये क्वांटिटेटिव बोले तो नंबर, मतलब कि नंबर के बेसिस पे, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके और जो डेटा आएगा ना उसके बेस पे ये तैयार किया जाता है, तो ये गलत होने का चांस कम है, ये है ना, लॉजिकल होगा ये। इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा ना, 4-5 तैयार हो जाएगा। डिमेरिट्स देख लेते हैं, डिमेरिट्स में क्या आएगा बताओ। इसमें बहुत ज्यादा नंबरिंग यूज करते हैं, A B C D E, फिर A B C, उसी तरह से W F D, इतना ज्यादा नंबर करते हैं ना कि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इसमें मेमोराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है ये, है ना, ये प्रॉब्लम है ना इसका ये। उसके बाद ये जो हमारा जो एयर मास अति जो है ना, एयर मास जो पॉजिटिव फैक्टर है, एयर मास वगैरह है, और हमारा जो हीट बजट है वो सबको नेग्लेक्ट कर देता है, वो सबको नेग्लेक्ट कर देता है ना। और अभी भी कुछ साइंटिस्ट है ना जो ये कहते हैं ना कि जो प्लांट का जो क्लास, जहाँ प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हाँ, कभी कभी मैंने कि केरला में जो प्लांट पाया जाता है वो इधर उग जाता है। हाँ, तो वही कह रहा है, वो तो ऐसे जनरल बेसिस पे तैयार किया है ना, कि बाकी जो मैक्सिमम क्लाइमेट, जो मैक्सिमम प्लांट है उसके बेसिस पे लेके करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है किसी प्रॉपर रीजन में मास लेवल में कोई हो सके, ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल रूप से उगा दिया प्लांट को। कोई हम केरला से प्लांट लाए, यहाँ पे पूरा आर्टिफिशियल रूप में यहाँ पे उगा दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल गया किसी कारण से, फिर बाद में वो तो कह नहीं सकते हैं कि वहाँ केरला वाला क्लाइमेट यहाँ चला आया। आर्टिफिशियल रूप से हम प्लांट कर सकते हैं ना, फिर बाद में भूल जाए कोई, या फिर कहे कि हाँ तो यहाँ पर नेचुरल रूप से हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो वो हो गया। और क्या कर दे सकते हैं डिमेरिट में। अच्छा हाँ, ये बहुत सारा चीज है ना, जैसे कि प्रेसिपिटेशन है, नंबर ऑफ कितना रेनी सीजन है, कितना नंबर ऑफ रेनी डेज कितना होता है एक वीक में, एक महीने में, एक साल में, उसके बाद कितना प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब कोई कंसीडर नहीं करते हैं। बहुत सी चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, बस टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को कंसीडर तो करते हैं, बस मंथली एवरेज करते हैं या ईयरली एवरेज करते हैं। कितना नंबर ऑफ डेज प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये सब चीज को बहुत सारा कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सब 4-5 पॉइंट आ जाएगा ना डेमेरिट्स में। उसके बाद आज के डेज में रिलेवेंस क्यों है, आज के डेज में रिलेवेंस क्यों है, तो इसमें देखोगे ना कि आज भी वर्ल्ड का जो क्लाइमेट क्लासिफाई होता है ना, तो उसमें कोपेन का हेल्प लिया जाता है आज भी, क्योंकि कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है ना बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल तरीका से किया गया है। तो एक तो इसका रेलेवेंस ये है कि आज भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं वर्ल्ड को इसको यूज करके। उसके बाद क्लाइमेट चेंज में ये समझना जरूरी है कि कहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, वहां पे किस तरह का प्लांटेशन है जो जिसका हार्म हो रहा है। प्लांटी किंगडम तो है कि किसी रीजन का प्लांट वगैरह क्या है ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे क्लाइमेट चेंज हो गया किसी कारण से अल्टीमेटली। तो ये हम इसी बेसिस पे तो डिपेंड ही है कि कहाँ का प्लांट कैसा है, किंगडम कैसा है, वहां पे क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट चेंज समझने में हमको हेल्प करेगा ना ये हमको ना, तो ये हो जाएगा।
उसके बाद हम किसी भी इसका हेल्प ये है ना, हमको इसका क्या रिलेवेंस है आज कि किसी भी रीजन का प्लांट किंगडम को देख के हम बता सकते हैं वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा अभी, या फिर कहीं के क्लाइमेट अगर हम पता तो बता सकते हैं कि प्लांट कैसा होगा, प्लांटेशन कैसा होगा वहाँ का, बता सकते हैं ना। तो ये उसका हेल्प है। 2018 में एक नेचर स्टडी करके एक नेचर स्टडी का एक अथी आया है, एक मैप निकाला है नेचर स्टडी 2018 में। अभी 2018 में ना एक नेचर करके एक है कोई इंस्टीट्यूशन है नेचर स्टडी, जो कि अभी निकाली है अपना मैप निकाली है, ये कोपेन कहीं मैप निकाली है, ये सबसे लेटेस्ट वाला मैप है। जैसे कोपेन का मैप क्या चीज का मैप, पूरे वर्ल्ड ओवर में जैसे कि पूरा लोग है ना मैप बनाओगे, पूरा मैप बनाओगे वर्ल्ड का, ठीक है ना, तो मैप बनाओगे पूरे वर्ल्ड का, तो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना कि हाँ यहाँ पे हमारा सपोज कि किसी रीजन में हमारा यहाँ पे एफ टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे AW टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे T टाइप का क्लाइमेट है, सॉरी ET टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे EF टाइप का क्लाइमेट टुंड्रा में, यहाँ भी EF टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे कहीं हमारा C टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ पे कहीं D टाइप का क्लाइमेट है। वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मैप होगा ना एक, ये मैप बनाने का हम लोग को जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर एग्जाम में पूछता है कि किसी हमारा ड्राई डिजर्ट का एग्जांपल एक बताइए, अगर ये सब डिस्कस कीजिए और ड्राई वाला की हमको एरिड क्लाइमेट को डिस्कस कीजिए, तो एरिड क्लाइमेट को क्या होता है, बी बोलते हैं। तो बी को हम लोग बताए थे कि बी को BW का BS बोलते हैं, उसको BWHA बोलते हैं, ये सबको डिस्कस कर देना है, बता देना है थोड़ा सा। हम बताए ना एग्जाम्पल कि यहाँ पे कौन कौन डिजर्ट होता है, 2-4 एग्जाम्पल दे देना है, कोई भी एग्जाम्पल बना करके दिखा देना कि यहाँ पे हमारा ये डिजर्ट है, यहाँ पे ये ग्रासलैंड है, इस तरह से करके हल्का सा, ठीक है ना। तो आज भी इंपॉर्टेंस है, तभी तो 2018 का नया मैप निकाला गया है, इसको मॉडिफाई करके हल्का सा फिर से 2018 का नया मैप निकाला गया। तो आज भी इंपॉर्टेंस है, तभी तो इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्यों मैप निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा हमारा थॉर्न व्हाइट, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में अगर पहुँच पा रहे हैं, इसका मतलब अगर इतना वीडियो देखने के बाद यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, मतलब बहुत खुशी की बात है कि आप देख रहे हैं वीडियो को। तो हाँ, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा दोस्तों, हमेशा की तरह आप ही से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं, अगर 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा जो वीडियो देख पा रहे हैं, वो सच में एफर्ट लगा रहे हैं, सच में सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, सारे लोगों से मैं इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बोला था, आपसे बोल रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंस हैं, आप मतलब मैं भी हेल्प करता रहूँगा आपको, आप भी हेल्प करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।